हमारे चैनल पर आपका। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक सुभाष चंद्र बोस पर आधारित है और स्वाभाविक है कि सुभाष चंद्र बोस पर अगर मैं बात करूंगी तो आजाद हिंद फौज की भी बात करूंगी। तो आज मैं सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में आपके सामने सरल और संक्षेप में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखूंगी। आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इसका लाभ उठाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस पे अक्सर हमारे सामने प्रश्न आते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी पर आधारित परीक्षाएं हो या प्रतियोगिता परीक्षाएं हो। तो आज का जो हमारा विषय है सुभाष चंद्र बोस। हम सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हमारे देश में, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक अलग कैटेगरी के सेनानी थे, जिनकी सोच अलग थी, जिनकी विचारधारा अलग थी, जिनके क्रियाकलाप अलग थे। और अगर हम कहें तो यह व्यक्तित्व एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने आप को अंग्रेजों के खिलाफ मुखर होकर के विद्रोही का गुण दिखाया। विद्रोह खुले रूप में किया। यहाँ तक कि उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए उन देशों से सहायता लेने के लिए वो आगे बढ़ गए, विदेश चले गए जो देश ब्रिटेन के दुश्मन थे, उसके शत्रु थे। यह एक बहुत बड़ी बात थी कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपना स्थान इस क्षेत्र में बनाया। इस तरह हम कहें तो हम यह कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस समझौतावादी नहीं थे। वो ठीक है, देखते हैं, ठीक है, शांति प्रिय नीति से चलना चाहिए, ठीक है, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों के विपरीत, बिल्कुल विपरीत, वह अंग्रेजों को भगाने के लिए क्रांतिकारी जो रुख है उसका स्वागत करते थे। विद्रोही बन करके वह ब्रिटिशों को भारत से निकालना चाहते थे। यानी जैसे भी हो अंग्रेजी हुकूमत को हटाने के लिए यह कृत संकल्प थे। तो चलिए हम बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। 23 जनवरी को हम इनका जन्म दिवस मनाते हैं। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके माता का नाम प्रभावती और पिता का नाम जानकी दास था। और बड़े ही भरे पूरे संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था, जहाँ पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं थी। इनका रहन सहन बहुत सम्भ्रांत तरीके का था। माता पिता ने सोचा कि इसे भी बिल्कुल अच्छे तरीके से रहना है। इनके पास कोई संघर्ष नहीं, उनका जीवन बहुत ही सरल सुखदायक हो। क्योंकि पैसे कौड़ी की कमी नहीं थी, धनी थे, उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में कराया। उस स्कूल में कराया जहां अधिकांश अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन अजीब इत्तेफाक कहा जा सकता है कि उन्हें वो सोसाइटी, वो सर्कल पसंद नहीं आया जहां अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे, जहां अंग्रेजी वातावरण था। उनका ध्यान भारत के उन गरीब तबके के बच्चों पर ध्यान जाता था। उनके प्रति वो ज्यादा सम्मोहित होते थे। उनका ध्यान अपने देश के प्रति, अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति जाता था।
तो इस तरह हम देखते हैं कि बिल्कुल अलग लीग से हटकर वो चलना चाह रहे थे अपने परिवार के हिसाब से। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1913 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की फर्स्ट डिवीजन से। बहुत ही तेज थे, दिमाग के बहुत तेज थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही जिसको कहा जाए अव्वल दर्जे के विद्यार्थी थे। उसके बाद भी उनकी पढ़ाई आगे जारी रही। इस क्रम में एक घटना है कि एक ओटावा नाम के एक शिक्षक थे जिन्होंने क्लास में यह कह दिया कि अगर अंग्रेज नहीं होते तो भारतीय सभ्य नहीं होते। यह बात उन्हें बहुत खल गई, इसका उन्होंने विरोध कर दिया और इस बात के लिए उन्हें क्लास से निकाल दिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बचपन से ही वह अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति एक अलग विचार रखते थे जो उनके हित में हो। आगे की पढ़ाई उन्होंने बीए पास की। बीए पास करने के बाद उन माता पिता की इच्छा के अनुसार, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, माता पिता की इच्छा थी कि हमारा बेटा भी प्रशासनिक अधिकारी बनता है। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके बच्चे बहुत बड़े पद पे बने, अधिकारी बने, प्रशासन के क्षेत्र में उनका एक अलग जगह हो। और इसी बात को लेकर ना चाहकर भी उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी, जो आज के जमाने में आईएएस की परीक्षा है। उस समय आईसीएस की परीक्षा कही जाती थी, इंडियन सिविल सर्विस। उसमें उन्होंने परीक्षा दी और चूंकि वो मेधावी विद्यार्थी थे, वो अव्वल थे पढ़ाई लिखाई में, तो उन्होंने इस परीक्षा को पास कर दी। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में किसी का आईसीएस की परीक्षा पास कर लेना। अब वो अंग्रेजी सरकार के अधीन अधिकारी बन गए, लेकिन उन्हें शुरू से ऐसा लगता था कि अंग्रेजों के अधीन रहकर नौकरी करना और अपने लोगों पर, जो भारतीय हैं, उन पर शासन करना और शासन करने के क्रम में उन पर जुल्म करना, ये बहुत ही गलत बात है। ये उन्हें बिल्कुल रास नहीं आता था। और एक मौका आया, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 में। उन्होंने आह्वान किया था लोगों से कि सरकारी नौकरी का त्याग करो, सरकारी हर क्षेत्र के सरकारी महकमे में जो भी हो वो उसका त्याग करो और स्वदेशी में आओ, अंग्रेजों के साथ असहयोग की नीति अपनाओ। सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत 1920 में पास किया था। 1921 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। यह एक बहुत बड़ी बात थी कि एक अधिकारी एक आराम पसंद जीवन को त्याग कर उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए उस रास्ते पर वो चल पड़े। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनकी नीति ऐसी थी, राष्ट्रभक्ति उनकी ऐसी थी। वो गांधी जी के आह्वान पर और भारत को आजाद करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन धीरे धीरे गांधी जी की नीति और उनके क्रियाकलाप इन्हें पसंद नहीं आए। हम देखते हैं कि 1923 में जब चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, तो वो इसमें चले आए और स्वराज दल में आके उन्होंने अपनी जो एक्टिविटी थी वहां पे शुरू की। इनके राजनीतिक गुरु जो थे वो चित्तरंजन दास ही थे। देश बंधु चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। इस तरह हम देखते हैं कि इन्होंने महात्मा गांधी से, उनके विचार से हटकर एक अलग विचारधारा को अपनाया था। इस क्रम में हम देखते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है 1938 की हरिपुरा कांग्रेस की घटना। हरिपुरा कांग्रेस की घटना क्या थी? हरिपुरा में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इन्होंने भी नामांकन दर्ज किया अध्यक्ष पद के लिए, और दूसरी तरफ
महात्मा गांधी ने पट्टाभिषिता रमैया को नामांकित किया था अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन ये इतने लोकप्रिय हो गए थे कि इन्हें चुन लिया गया अध्यक्ष पद के लिए। यह एक बहुत बड़ी बात थी कि पट्टाभिषिता रमैया जो बहुत ही पहुंचे हुए नेता थे, जिन्होंने अब तक के समय में बहुत बड़ी उपलब्धि दी थी, महात्मा गांधी की वो बहुत प्रिय थे, उनके जगह पर जो एक नौजवान व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, उनको लोगों ने पसंद किया। यह एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हम देखते हैं कि इसके साथ ही महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो मतभेद था वह बहुत अधिक बढ़ता गया और अंततः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी बनाई, एक नया दल बनाया जिसे हम फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं 1929 में। इनके विचार गांधी जी के विचार से बिल्कुल अलग थे। गांधी जी जहां अहिंसा के बल पे चलना चाहते थे, जहां वो शांति और असहयोग जैसी नीति को अपना करके चलना चाहते थे, वहां इनका विचार बिल्कुल अलग था। इनका कहना था कि साम्राज्यवाद के विरोध में हमें संघर्ष करना है। संघर्ष करने में हमें ये नहीं देखना है कि अहिंसा और हिंसा, अगर हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा करनी है। उनका कहना था कि सभी को समान अधिकार मिले, भारत में नए समाजवाद का उदय हो, भारत में जो उत्पादन होता है, जो वितरण होता है, उस पर सभी का समान अधिकार हो। जैसा कि हमने रूस की क्रांति में देखा था, जो रूस की क्रांति में जिस अवधारणा को माना गया था, उसी बात को सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ भी तस्दीक दी। कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता मिलना चाहिए, भाषा की स्वतंत्रता मिलना चाहिए, संस्कृति की स्वतंत्रता मिलना चाहिए। ये सब फॉरवर्ड ब्लॉक के एजेंडे में थे। इस तरह हम देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया और सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को जीवन में 10 बार जेल जाना पड़ा था। अपने जीवन काल में 10 बार वो जेल गए, गिरफ्तार किया गया उन्हें, और उसमें से अगर समय जोड़ा जाए तो 8 साल वो जेल में रहे। कहने का मतलब बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन, इसलिए सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम के लिए, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीयता के लिए, इस तरह का देश प्रेम, इस तरह की राष्ट्रीयता, इस तरह का संघर्ष अगर कहा जाए तो बाल गंगाधर तिलक के जीवन काल में देखने को मिलता है। और उसके बाद हमारे सुभाष चंद्र बोस में ये बातें देखने को मिलती है। जेल चले गए वो। 1940 में उन्होंने कहा ब्रिटिश सरकार से, मुझे स्वतंत्र करो, नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, मैं जीना छोड़ सकता हूं, मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मरना हमारे हाथ में है। ऐसी बातों से ब्रिटिश सरकार डर गई एक प्रकार से और उसे गिरफ्तार, उसे जेल से निकाल के उन्हें घर में नजरबंद कर दिया। उनके ही घर में उसे नजरबंद कर दिया गया। उन्हें किसी से मिलने जुलने की इजाजत नहीं थी, उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, उनके पास तो कोई आ नहीं सकता था, बाहर में पुलिस का पहरा था। तो इस तरह उनको नजरबंद करके उनकी लोकप्रियता कम करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ उनके जो क्रियाकलाप थे, उनकी जो एक्टिविटी थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसे दबाने की कोशिश की गई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस इतने से मानने वाले नहीं थे और उन्होंने क्या किया, एक दिन 7 जनवरी 1941 को अपना वेश बदल करके, मुस्लिम का वेश उन्होंने धरा, जियाउद्दीन अपना नाम रख लिया, उस तरह के वेशभूषा दाढ़ी वाड़ी बना करके वो घर से भाग निकले। अंग्रेजों को पता भी नहीं चला, अंग्रेजी पुलिस को नहीं पता चला और वो वहां से निकल गए। उनके एक दोस्त ने उनका साथ दिया और उन्होंने उसे
गोमोह स्टेशन तक अपनी कार से पहुंचा दिया। गोमोह स्टेशन अभी भी है, अभी उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन रख दिया गया है, क्योंकि यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने अपना कार्यक्रम को अलग अंजाम देने के लिए, अलग उसका रूप देने के लिए वो यहीं से भारत छोड़ करके भागे थे। कहा जाता है कि एक बार वीर सावरकर से इनकी भेंट हुई थी। वीर सावरकर ने जिसकी प्रतिभा को पहचाना था और इनसे कहा था कि तुम ऐसी छोटी छोटी घटनाओं या छोटी छोटी बातों में ना उलझकर कुछ ऐसा करो जिससे सचमुच भारत को स्वतंत्रता मिले, और क्या करो, विदेशी शक्तियों का सहारा दो। तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी है कि तुम्हारे लिए छोटा मोटा काम नहीं है, तुम बाहर जाओ और विदेशी शक्तियों को बोलो हमें मदद करें इन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए। और शायद इसी से प्रेरित होकर वह भारत छोड़कर भाग गए। गोमोह गए, गोमोह में वो ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठ के वो पेशावर गए, पेशावर में उतरे, पेशावर से उतर के वो काबुल गए, और काबुल में इटली के एक व्यक्ति ने उन्हें रिसीव किया, उन्हें वो इटली ले गए। और इस क्रम में उन्होंने जब यूरोप इटली गए, वहां उन्होंने क्या किया, वहां उन्होंने जाकर ब्रिटिश सरकार और इंग्लैंड की सरकार जो भी कहें उसके खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने बताया कि ये साम्राज्यवादी देश कितने अधिक आतताई हैं, कितना जुल्म करने वाले हैं, लोगों को कितना परेशान करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए यह किसी की राष्ट्रीयता का ध्यान नहीं देते हैं। इन सारी बातों का उन्होंने खुलकर प्रचार किया, और इस बात से वहां के लोग भी बहुत खुश हुए, वहां के लोग भी बहुत प्रभावित हुए। उन लोगों ने इनका साथ दिया। अब इन्होंने सोचा कि अब हमें रूस जाना चाहिए, रूस से मदद मांगनी चाहिए। वो रूस पहुंच गए, रूस से मदद के लिए। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जर्मनी उसी समय रूस पर आक्रमण कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था 1939 में, और ये उसके बाद की घटना है। जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया, तो रूस फटाक से इंग्लैंड के साथ हो गया। अपनी सुरक्षा के लिए वो इंग्लैंड के दल में मिल गया। जब सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि रूस इंग्लैंड के साथ हो गया, तब तो भारत के लिए वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। उसी समय वहां उन्हें जर्मन राजदूत से उनकी मुलाकात हुई, और उनके साथ वह बर्लिन पहुंचे, जर्मनी की राजधानी। और बर्लिन में इनका बहुत स्वागत हुआ, क्योंकि यह ब्रिटिश राज के विरोधी थे, ब्रिटिश के खिलाफ थे, और जर्मनी भी जो है वह ब्रिटिश के खिलाफ था। इस तरह से हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने इटली को अपने साथ लिया, जर्मनी को अपने साथ लिया। उसके बाद वहां से वो जापान गए, जापान से भी उनको सहायता मिली। जब वो जापान गए, तब हम देखते हैं कि 1943 में जब वो जापान गए, वहां पर आजाद हिंद फौज को इन्होंने अपने हाथ में लिया। आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। ये मोहन सिंह कौन थे? ये मोहन सिंह ब्रिटिश शासन में यहाँ की सेना में वो थे, और युद्ध के समय बहुत सारे जो भारतीय थे, जो बंदी बना लिए गए थे, उसे जापानी सरकार ने एक जगह किया था जो भारत के थे, और कैप्टन मोहन सिंह को इसके सुपुर्द कर दिया गया था। और इन लोगों ने ही, इन भारतीय सेनाओं ने, इन भारतीय लोगों ने जो सेना में थे, इन लोगों ने अपनी एक फौज का गठन किया था, जिसका नेतृत्व कैप्टन मोहन सिंह कर रहे थे।
इनका भी उद्देश्य था कि भारत के लिए ब्रिटिश के खिलाफ तैयारी करना। और जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे तो इनके हाथ में आजाद हिंद फौज की जो कमान थी वो आ गई। इन्होंने आजाद हिंद फौज को एक नए तरीके से सजाया, नए तरीके से एक उसे तैयार किया। उद्देश्य क्या था कि इस सेना के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार को आतंकित करके उसे भगाया जाएगा और भारत में एक भारत को स्वतंत्र बनाया जाएगा, वहां एक अपनी सरकार की स्थापना की जाएगी। ये आजाद हिंद फौज का उद्देश्य था। इसके पहले हम देखते हैं कि एक और संस्था की स्थापना हुई, फ्री इंडिया सेंटर। फ्री इंडिया सेंटर की जो स्थापना हुई, इसमें भी विदेशियों ने अपना साथ दिया। इसमें नेताजी को हेड बनाया और तभी से वो नेताजी कहे जाने लगे। जो सुभाष चंद्र बोस फ्री इंडिया सेंटर के हेड बने, तब से उन्हें नेताजी कहा जाने लगा। और जय हिंद, आप जैसे कि जब हम मिलते हैं तो राम राम जय श्री राम कहते नहीं, जय हिंद, ये उनका नारा था या उनका अभिवादन का तरीका था, जय हिंद। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने एक नई नीति अपनाई। ब्रिटिशों को भगाने के लिए हथियार के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ उनका सामना करना है। उनको क्रांतिकारियों को संगठित करना है। भारत में जो क्रांति कर रहे हैं उन्हें भी हमें सहायता देना है, उन्हें हथियार देना है, धन की सहायता करना है। ये सारा कुछ सुभाष चंद्र बोस के इस एजेंडे में था। और इसमें जो है हम देखते हैं कि विदेशियों का साथ था। वो थोड़े उग्र विचार के थे इस मामले में। वो लेनिन को मानते थे, उनके विचारों को मानते थे, वो हिटलर के विचारों को मानते थे, वो मुसोलिनी के विचारों को मानते थे। तो उनके विचार जिससे ये प्रभावित थे, यह देख करके लगता है कि वह एक अलग विचार के थे और उस विचार के द्वारा वह भारत को स्वतंत्र करना चाहते थे। 1943 में हमने देखा कि आजाद हिंद फौज का नेतृत्व इनके हाथ में आ गया। अब हम देखते हैं कि 1943 में इन्होंने अस्थायी सरकार का भी निर्माण कर दिया इन देशों की सहायता से। और इन्होंने आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की, उसको लेकर यह भारत पर भी चढ़ाई करने के लिए आगे आए। इनकी सेना जो है बर्मा से निकली, रंगून पहुंच करके ब्रिटिश सेना को हरा दी। उसके आगे चीन की पहाड़ियों में जो ब्रिटिश सेना थी, वहां भी उन्होंने ब्रिटिश सेना को परास्त किया। कोहिमा में भी ब्रिटिश सरकार को परास्त किया। इनकी सेना और आगे बढ़ी। इम्फाल पर आक्रमण होने वाला था, लेकिन इत्तेफाक से बहुत अधिक वर्षा के कारण इनका यह अभियान सफल नहीं हो सका। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये भारत में प्रवेश करने ही वाले थे और अंग्रेजों से टक्कर लेने ही वाले थे। लेकिन इस समय कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि इनके मार्ग में बाधा आ गया। जैसे कि हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय। 1 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस मनाने की घोषणा की। शहीद दिवस मनाने की घोषणा की, साथ में एक नारा भी दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस का है। लेकिन इत्तेफाक से या हम कहें कि यह योजना सफल नहीं हो सकी। और इसी समय जिनके सहारे ये थे
जापान, जर्मनी, इनकी जो है हार होने लगी। हम देखते हैं कि जापान में नागासाकी, हिरोशिमा में बम गिर गया। जर्मनी की हालत खराब हो गई युद्ध में। इन सब के कारण जो आजाद हिंद फौज या सुभाष चंद्र बोस की जो कार्रवाई थी उसमें बाधा आई और सुभाष चंद्र बोस ने 22 सितंबर 1944 को शहीद दिवस की घोषणा की और यह भी नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन दुर्भाग्यवश बाधा आने लगी। हम देखते हैं कि जापान में हिरोशिमा नागासाकी में 1945 में मई में बम गिर जाता है। जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है और ऐसे समय में आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का जो कार्यक्रम था या उनका जो एजेंडा था उसमें वह एक बाधा आ जाती है। और इसके बाद बहुत बुरा होता है कि 8 अगस्त 1945 में हम देखते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस सागौन से टोक्यो की तरफ उड़ान भरते हैं, हाइकू नाम के हवाई अड्डे पे उनका हवाई जहाज जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। और आजाद हिंद फौज का वो सपना जो था कि भारत पर चढ़ाई करके अंग्रेजों को हरा के उसे हटा देना है, भारत को स्वतंत्र कर देना है, यह जो सपना था वह पूरा नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो रास्ता चुना था वह बहुत दिल वाले का काम था। एक क्रांति जिसे कहा जाता है कि अपने बल पर, अपने बाहुबल पर अपनी राष्ट्रीयता को, अपनी देशभक्ति को दिखाना। ये इतने महान व्यक्ति थे कि इन्होंने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मैं 36 करोड़ या 38 करोड़ जो भी जनसंख्या थी उस समय भारत की, उसके लिए मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं, उसके लिए मैं तैयार हूं स्वतंत्र कराने के लिए भारत को। इनकी मृत्यु पर हिटलर ने भी कहा कि हमारे तो बहुत कम प्रशंसक हैं या हमारे अपने तो 8 करोड़ 10 करोड़ है, लेकिन 40 करोड़ व्यक्ति को स्वतंत्र करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जो काम किया वह कभी भूलने वाला नहीं है, उसको कभी भुलाया नहीं जाता। वो सचमुच में एक महान सेनानी थे जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए। कहा जाता है दुर्घटना के बाद वो 7-8 घंटे जीवित थे, उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके साथ में उनके साथी थे हबीब, वो तो बच गए लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का जो जिम्मा लिया था और जिस तरीके का इन्होंने रास्ता अपनाया था वह अपने आप में बहुत ही अनोखा, बहुत ही अद्भुत और याद करने लायक है, कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भारत को आजादी अपने स्तर पे पूरी तरह से आजादी नहीं दिला पाए आजाद हिंद फौज के द्वारा, लेकिन उन्होंने जो सिचुएशन तैयार कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, जहां अंग्रेज अन्य देशों के युद्ध से परेशान थे, उसमें लगे हुए थे, उसमें परेशान थे, साथ ही साथ उन्हें आजाद हिंद फौज का भी खौफ था कि भारत पर जर्मनी के द्वारा, जापान के द्वारा हमारे विरुद्ध कार्रवाई ना हो जाए। इस बात का भी अंग्रेजों को डर था और इसका भी प्रभाव पड़ा कि आगे चलकर भारत जो स्वतंत्र हुआ उसमें इनके जो योगदान थे, इनकी जो उपलब्धि थी, उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं आज का यह टॉपिक यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।